Hi everyone. So welcome to the flip side of learning, and especially flip the side of learning with DNA. That is daily news analysis. Right. This is Naveen here on board. So let's get started. As we all can see here, DNA के चैनल पे हम लोग अक्सर कुछ वीडियोस डाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लो है, बट हाँ, आने वाले दिनों में आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। तो जो आर्टिकल मैं अनअकैडमी पे नहीं कवर कर रहा हूँ, वो अल्टीमेटली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डीएनए के द्वारा या माध्यम से आपको कवर कर दिया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। एज वी ऑल नो कि इन दिनों हमारा सेशन हायर डायमेंशन ऑफ रीडिंग स्किल्स के ऊपर चल रहा है। तो हायर डायमेंशंस में हम लोग सबसे ज्यादा इन्फरेंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कई बार अपने एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। लाइक प्रीलिम्स में आपके 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन जब हम मेंस की बात करेंगे तो वहां पर तकरीबन 4 या 5 नंबर के आपके इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंग्लिश का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो आपके थोड़े बहुत क्रिटिकल रीजनिंग से मिलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से मिलते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग ना आदत में ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसके पीछे एक पर्पस है। पढ़ने में आप एक रीडिंग द लाइंस कब करते हैं, जैसा मेरा पैराग्राफ सामने लिख रहा होता है, और जो के तो आप उस आर्टिकल को पढ़ते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज रीडिंग द लाइंस। लेकिन जब किसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो आप अनुमान लगाते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उससे क्या इन्फर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फरेंस। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टॉपिक इज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। क्या है ये? हमेशा की तरह एक वेलकम नोट है। ये सेशन आपका डीएनए पे क्योर फॉर रीडिंग एबिलिटी के लिए है, पेनिशिया फॉर रीडिंग एबिलिटी के लिए है। अनअकैडमी पे रेगुलर कोर्स 8:30 के आसपास, 8:30 से 9:30 के आसपास हम लोग कवर करते हैं, जहां पर मेजर न्यूज पेपर हम लोग मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस को कवर करते हैं। वहां के लेफ्ट ओवर कोई अगर टॉपिक या फिर आर्टिकल रह जाते हैं तो उसे हम लोग डीएनए पे अपलोड करने की पूरी कोशिश में लगते हैं। तो अगर आप इन केस वहां भी देखना चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। दैट इज कैपिटल में आपको यूज करना है, लॉग इन फॉर नवीन आपको वहां पर कोड यूज करना है। वो कोर्स आपको मंथली 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ्स का कोर्स मिल सकता है, तो आप वहां पर भी अवेल कर सकते हैं। लैंग्वेज ना एक रूटीन की चीज है, तो यहाँ पर डेली करना बहुत नेसेसरी है। तो चीजें अगर आपको लगी कि थोड़ी सी रेगुलरिटी नहीं हो रही है, तो आप ऑन बोर्ड आ जाए अनअकैडमी पे, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डीएनए फॉर इंग्लिश करके। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बेसिकली रीडिंग स्किल्स में सिर्फ आरसी को कवर कर रहा हूँ। आरसी को कवर करने का मतलब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर करने का मतलब है, यहाँ पर आरसी के पर्टिकुलर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो आरसी का जो अपना क्वेश्चन होता है, 3, 4, 5 या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का क्यों ना हो, अगर मान लीजिए आपसे 10 नंबर का पूछ रहा होता है, तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन ना दिए गए स्लाइड से बाहर नहीं जाने वाले। टॉपिक आपका समथिंग लाइक मेन आइडिया के ऊपर पूछ सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके फैक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। टोन और इन्फ्रेंस ना हायर डायमेंशन के अंदर आते हैं, तो ये टोन और इन्फ्रेंस हम लोग रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में ना कोहेरेंस वाले क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर मेरा पैराग्राफ यूज कर रहा होता है, तो ये बखूबी आपको कोहेरेंस वाले पैराग्राफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, डायनामिक। यहाँ पर एंटो और साइनो का कंटेक्ट होता है। जब हम सोच के चलते हैं कि हमें रटा हुआ वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको रटा हुआ वर्ड नहीं आता, वहां पर अक्सर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो यहाँ का जो एंटोसाइनो है ना, कंटेक्स्ट बेस्ड है। तो आप यकीन मानिए हमने इसके लिए वीडियो डाल रखे हैं, आप इस पर्टिकुलर डीएनए के चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग कंटेक्ट से ना, कॉज इफेक्ट के कंटेक्ट से, कॉन्ट्रास्ट के कंटेक्ट से, रिएटरेशन के कंटेक्ट से, पैरेललिज्म के कंटेक्ट से, जनरल सेंस के कंटेक्ट से किसी भी दिए गए शब्द को हम डिकोड कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आइए, ये मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे आरसी के क्वेश्चन इस दिए गए पर्टिकुलर स्लाइड से बाहर नहीं जा सकते। डिपेंड करेगा, अगर मेरा नॉर्मल आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तो यहाँ पर इस डायमेंशन से बाहर नहीं जाएगा। इसी आरसी को अगर मैंने दूसरे शब्दों में सीआर बोला, दैट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न होंगी। तो जो नॉर्मल आरसी है वो डिफर करता है आपके सीआर से, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग से। वहां पे 250 या 400 वर्ड में एक पैराग्राफ होगा और नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज क्रिटिकल रीजनिंग। अक्सर ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक या तो सीसैट में पूछे जाते हैं, या फिर बैंकिंग के जितने भी मेंस कैटेगरी के एग्जाम्स होते हैं, मेंस वाले पीओ, मेंस वाले क्लर्क, समथिंग लाइक, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है assumption इन, हम लोग आज देखेंगे। जो भी पीछे आपने देखा है ना, उसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग 7 वर्सेस 7 कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। 7 वर्सेस 7 कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। कैसे दिया गया जो भी रीडिंग स्किल्स आपके बैंक एग्जामिनेशन में पूछते हैं, पैरा हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराफिलर्स हो गए, आरसी वाले क्वेश्चन हो गए, इन्फरेंस वाले क्वेश्चन हो गए, कोहेरेंस वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल से लेना देना होता है इनका। अब रीडिंग स्किल्स को डिकोड करने के लिए मैं 7 स्टेप का एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ यहाँ पर। एक तो हमें जो भी पढ़ रहे हो, चाहे वो आरसी हो, फिलर हो, क्लोजटेस्ट हो, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि दिया क्या पैराग्राफ किसके ऊपर है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि अगर पैराग्राफ को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप दिए गए पैराग्राफ के सेंटेंसेस में
सेंटेंस के वर्ड को कंटेक्स्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसका वीडियो दे रखा हूं मैं। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वर्ड नहीं आ रहा होता तो कंटेक्चुअली चीजों को रिलेट करें। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि दूसरे तीसरे सेंटेंस में अगर कुछ ना आ रहा होता है तो अगर मैं चौथे का रिलेशन तीसरे के साथ करता हूँ या फिर पांचवे का रिलेशन तीसरे के साथ करता हूँ तो हो सकता है कि पांचवा वाला सेंटेंस मुझे डिकोड कर दे, हो सकता है दूसरा वाला सेंटेंस मुझे तीसरे के बारे में बता दे। तो यहाँ पर हमें बताने के क्रम में वो स्ट्रक्चर को बताता है कि कौन सा स्ट्रक्चर वहां पर अप्लाई हो रहा होता है। जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाए तो आप देखिए दिया गया पर्टिकुलर टॉपिक किस पर्टिकुलर सेंट्रल और मेन आइडिया पे आधारित है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आधारित है। मान लीजिए एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, पांच पैराग्राफ, छह पैराग्राफ, कुल मिलाकर 8 या 7 पैराग्राफ हैं आरसी में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना, दैट इज व्हाट सेंट्रल और मेजर आइडिया एंड दैट अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू सपोर्टिंग आइडिया। नाउ सपोर्टिंग हैज टू अदर लिंक, दैट इज एक आपको मेजर लिंक हो सकता है, एक माइनर लिंक हो सकता है। तो मेजर और माइनर लिंक का सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आपको ढूंढना है और उस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है, जैसे कॉज इफेक्ट का, कॉन्ट्रास्ट का, रिएटरेशन का, सिमिलैरिटी का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ये अक्सर स्ट्रक्चर आपके यूज होते हैं। जब आपने स्ट्रक्चर को डिकोड कर लिया तो अगला स्टेप आता है हायर डायमेंशन का, जिसकी क्लासेस हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी पे। ये रेगुलर डीएनए 4 का अध्याय वहां पे चल रहा है। तो इन्फ्रेंस हम लोगों ने ना आदत में ढाल ली है, तो अगर आपको इन्फ्रेंस में दिक्कत आ रही है तो आप उसे रेगुलर सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने अंग्रेजी में खासकर इन्फ्रेंस को अपनी आदत में ढालने की कोशिश करी है ताकि हमारा स्कोर पीछा ना छोड़े। इस बात को हमने टैगलाइन बना रखा है कि जो चीज आपको जितना ही परेशान करे ना उसके पीछे आप उतना ही हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, देखना अपने आप को नंबर देना स्टार्ट कर देगा। तो इन्फ्रेंस हमारा बिल्कुल आदत सी बन गई है हमारे सेशन में। और वैसे ही हमारा टोन है कि डेली हम बच्चों को ये भी हिदायत देते हैं कि आप बच्चे टोन किया करें। तो चलते हैं सेशन में। ये सारा एक 7 वर्सेस 7 कॉन्सेप्ट का हिस्सा था जो मैंने आपको समझा दिया। जितने भी रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन आए आपको अब समझना क्या है, जिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, वो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मेरा पर्टिकुलर पैराग्राफ का सेंटेंस बिकॉज के द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो बिकॉज का मतलब कॉज हुआ, फिर सेंटेंस के बाद में ना ड्यू टू का यूज हुआ है। इन दिनों अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप सबसे ज्यादा कोविड के बारे में पढ़ रहे होंगे, और कोविड ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्राइसिस से लेकर ब्लेसिंग से लेकर सब कुछ इन दोनों पैराग्राफ में आ रहे होंगे। तो व्हाट यू कैन सी, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर यूजिंग मल्टीपल कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर। ज्यादातर सेंटेंस में लेड टू, ड्यू टू, हेंस, देयरफॉर का यूज हो रहा है, और उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के सेंटेंस में किसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसी के शब्दों के द्वारा, तो ये आइडिया एक्सप्लेनेशन होता है। अगर उसे हम रिएटरेट करके कोई बात बोलते हैं तो वो हमारा रीस्टेटमेंट होता है। जैसे सचिन वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड, उसके बाद मैंने बोला इनफैक्ट ही वाज सो गुड दैट इंडिया एवर लॉस्ट एनी मैच। तो इनफैक्ट के बाद ही वाज सो गुड, इनफैक्ट के पहले सचिन, तो इनफैक्ट के बाद वाले सेंटेंस में हमने क्या करा, सचिन को रिएटरेट और रीस्टेट करा दिया। एक्शन सीक्वेंस में एक घटना के बाद दूसरी घटना का जिक्र होता है, तो यहाँ पर अक्सर किसी एक एक्शन के होने के बाद दूसरे एक्शन की बात होती है। कॉन्ट्रास्ट बड़ा हैपनिंग है यहाँ पर, बट हाउएवर, ऑल्दो, नेवरदलेस, नॉनदलेस जैसे शब्दों का प्रयोग करके दिए गए पॉजिटिव कंटेक्स्ट को नेगेटिव कंटेक्स्ट में डिवाइड किया जाता है। क्रोनोलॉजी में हमारा टाइम का जिक्र होता है, हमारे दिए गए सेंटेंसेस में टाइम का जिक्र होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं कहूं कि कोविड क्राइसिस की बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली कोविड क्राइसिस से क्या होगा, लोग हताहत होंगे, परेशान होंगे, लोगों कई सारे डेथ होंगे, कैजुअलिटीज होंगी, हॉस्पिटल्स में लोगों की लाइन लग जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है। फाइनली हम लोग पेंडेमिक की बात करेंगे तो यही तो होगा। लेकिन अगर पेंडेमिक की बात करके ये ना होगा, अगर मैंने बोल दिया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं पेंडेमिक की बात करूं कि यहाँ पर कोई चीज अगर अंत कुछ का खराब होता है लेकिन कोई चीज अच्छा हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर में आ जाता है। और यही चीज मैंने कहा सिमिलैरिटी एग्जांपल में, जो सिमिलर वो एग्जांपल हो, जो एग्जांपल वो सिमिलर। तो कहने का सीधा मतलब बनता है कि अगर आपने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 या 8 भेद पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, वैसे ही आप आरसी में चले जाओ, क्लोजटेस्ट में चले जाओ, पैराजंबल में चले जाओ, हर जगह आपको इतने टाइप के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो सेंटेंसेस को रटना नहीं है, मैं सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करना है, किसके द्वारा, दिए गए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा। तो ये हर जगह आपको ऐसे अब बात आ रही थी मेरे हायर डायमेंशन की, समझिए मैं बात कर रहा था अजम्पशन की, अजम्पशन से लिंक मेरा आर्गुमेंट है। अब आर्गुमेंट क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 3 से 4 लाइनों में दिया गया पर्टिकुलर पैराग्राफ या 7 8 9 लाइनों में दिया गया पैराग्राफ जिसके बारे में बात करें सेंट्रल और मेन आइडिया, वो आर्गुमेंट है। जब मैंने कहा कि मेरा पैराग्राफ किसी के ऊपर बात कर रहा है और वो मेरा सेंट्रल और मेन आइडिया है, और जब सेंट्रल और मेन आइडिया को देने के क्रम में अगर राइटर इसके प्रति दिए गए पर्टिकुलर शब्दों का यूज न करके उसे हाइड कर लेना, तो हाइड किया हुआ स्टेटमेंट क्या होता है, हाइड किया हुआ स्टेटमेंट, अनस्टेटेड एविडेंस क्या होता है, अजम्पशन होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं राइटर ये मान के चलता है कि रीडर मेरा इतना तेज तर्रार होगा कि वो शायद मेरे हाइड करने से उसे पकड़ लेगा। तो यहाँ पर assumption इज व्हाट, हिडन और समथिंग लाइक अनस्टेटेड एविडेंस गिवन इन द पैराग्राफ। समझिएगा, आर्गुमेंट के पहले हमेशा assumption फॉलो करेगा और आर्गुमेंट के बाद हमेशा इन्फरेंस फॉलो करेगा। समझिएगा,
आर्गुमेंट के बाद हमेशा इन्फरेंस और आर्गुमेंट के पहले हमेशा अजम्पशन फ्लो करेगा, तो ये हमेशा आपको याद करना है। तो ये अजम्पशन के बारे में मैंने, ठीक इसी तरह से इन्फ्रेंस की बात करूं तो इन्फ्रेंस इज व्हाट, समथिंग लाइक डिराइव्ड, है ना। समझिएगा, कई बार लोग इन्फ्रेंस को कंक्लूजन के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे पैराग्राफ में ना अलग अलग प्रकार की हमारी इन्फ्रेंस निकलेगी, जिसका लिंक हमारे मेन आइडिया से होगा। तो हम अचानक वहां पर ना इन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एक पैराग्राफ में जिस किसी के बारे में किसी तरह से हम बात कर रहे होंगे, तो उस दिए गए बातों से हमें पता चलेगा कि उसके हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। दिए गए बातों से हम अनुमान लगा सकते हैं, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंस। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस हमेशा डिराइव होता है। कंक्लूजन क्या होता है, पूरे पैराग्राफ का जस्ट जब सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्रेंसेस कर दिया जाए तो वो इन्फ्रेंस कहलाता है। तो इन्फ्रेंस इज ऑलवेज डिराइव्ड, इंप्लाइड। जैसे मैंने मैथमेटिकल एक ऑपरेशंस लिया, मैंने बोला a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो हम सीधे डिराइव क्या कर सकते हैं इसमें से, इस दिए गए एक्सप्रेशन से हम डिराइव कर सकते हैं a इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ये हमने डिराइव किया है, हमने हूबहू रीफ्रेज नहीं किया। तो यहाँ पर रीफ्रेज और इन्फ्रेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। अगर दिए गए कथन को हमने उसी शब्दों में दूसरे तरीके से लिख दिया, तो तरीके से लिख दिया, तो वो रीफ्रेज है। तो रीफ्रेज कैन नॉट बी इन्फ्रेंस, हमेशा आपको याद रखना है। तो इन्फ्रेंस क्या, इसके फायदे क्या होता है, ये हमारे आइडिया सेंटेंस के बिल्कुल करीब लेके जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आइटर किस दिशा में, ऑथर मेरा किस दिशा में कुछ कहना चाह रहा है, और एक अच्छी ग्रिप बन जाती है जब इन्फ्रेंस के द्वारा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्रेंसेस। तो अपने रीजनिंग वाले कंक्लूजन और इंग्लिश वाले कंक्लूजन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे इंग्लिश वाले में कई सारे पैराग्राफ के बाद हमें कंक्लूड करना पड़ता है, और अपने रीजनिंग वाले में ना एक दो पैराग्राफ होता है, उसके बाद ठीक कंक्लूड करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है। तो अगर मैंने कहा कि मेरा इंग्लिश कई सारे पैराग्राफ को यूज कर रहा होता है, तो सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्रेंसेस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इन्फ्रेंस, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको बारीकी से समझना है। पैराग्राफ का अंत मेरा कंक्लूजन है, लेकिन पैराग्राफ के एक सेंटेंस से आप क्या अनुमान लगा सकते हो, वो कई सारा हो सकता है। तो इन्फ्रेंस कैन बी सेवरल बट कंक्लूजन कैन बी ओनली वन, दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, कि कंक्लूजन मेरा मात्र एक रहेगा, लेकिन इन्फ्रेंस कई सारे हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आते हैं आज के आर्टिकल में क्या करें। कोविड ने क्या नहीं किया, ये जानने वाली बातें होगी। कोविड का हर समय चर्चा, इस समय डिस्कशन चल रहा है, तो देखते हैं कोविड ने क्या करा है। ग्रीन कार्ड होप डार्केन्स फॉर मेनी इंडियंस इन द यूएस। आर्टिकल ने डिस्कस किया है कि ग्रीन कार्ड जो वहां पर रेसिडेंटशिप देता है इंडियंस को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्केन्स हो रहा है, समथिंग लाइक डार्केन्स होप, लोगों के आशा पे पानी फेर रहा है। क्या कह रहा है पैराग्राफ देख लेते हैं। The US 60-day ban applies to those seeking permanent residency or green card holders, right? तो 60 दिनों का बैन है, right, जो अप्लाई किया जा रहा है, who are outside the US and do not have immigrant visa that is valid on midnight Thursday। ठीक है, तो एक तरह से बैन देखा जा रहा है। The executive order will apply to those who do not have an official travel document। उन पे अप्लाई होगा जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, other than visa is valid from the time to issued by the date thereafter, which permits the holders to travel to the US and seek entry or admission to the country. The order will be in effect for 60 days, and the US administration will continue to monitor labor market to amend, extend the proclamation if needed। अगर जरूरत पड़ी तो और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहा है, दिए गए पैराग्राफ में एक बैन दिया गया है, राइट, एक बैन दिया गया है ताकि कोई अप्लाई ना कर सके। समझे कि तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो ऐसा है जहां पर हम लोग प्रॉफिट करने की, रोकने की बात कर रहे हैं, एक बैन लगा रहे हैं। The order does not apply to the spouses and minor children of US citizens, healthcare professionals, ये जिन पे लागू नहीं है, तो उसके बारे में दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है any member of the US armed forces and their spouses and children and anyone entering for a law enforcement and security reasons, उन पे अप्लाई नहीं होगा। It also does not apply to the investor visas, उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। Immigrant visa for Iraqi and Afghan nationals who have worked in the US government। People traveling to the US temporary visas such as H1B1, L1 typically used to bring in high skill technology was an example। तो ये उनके बारे में बता रहा है। More than 20 million Americans have lost their jobs। More than 20 million of Americans have lost their jobs amid coronavirus outbreak in the US। World's worst hit a country by cases and death। बिल्कुल, इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें यूएस में हुई हैं। The US president said it would be unjust for Americans laid off। Ultimately, जब यहाँ पर असर सबसे ज्यादा हो रहा है इनका, तो अल्टीमेटली हम अमेरिकन के साथ अन्याय नहीं कर सकते। टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू इमिग्रेंट लेबर। Critics say the Trump is using coronavirus pandemic to pursue hardline anti-immigration policies। तो यहाँ पर लोग इन पे अनुमान कटाक्ष कर रहे हैं। Indians in line for employer sponsored green card will have to wait longer। जो लोग इस ग्रीन कार्ड के लिए लाइन में लगे तो उनको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। Especially if order is extended beyond 60 days। मान लीजिए पेंडेमिक नहीं रुका, बढ़ता चला गया, तो ये जो नॉर्मल 60 दिन का बैन है वो बढ़ जा सकता है।
which Trump has allowed to close to 8 lakh Indians are vying for green cards, and says a study of Cato Institute, US think tank, based on which data from the US Citizenship and Immigration Services. अब देखने वाली बात है कि इस फिलर के पहले हम उसके डेटा की बात कर रहे हैं, जो कि ये वीजा प्रोसेस की बात कर रहा होगा। यहाँ पर समझने वाली बात होगी, यहाँ समझिएगा ध्यान से, कंटेक्ट चेक कर रहा है। क्लोज टू 8 लाख इंडियंस आर वाइंग फॉर ग्रीन कार्ड्स। वाइंग का मतलब अप्लाइंग समथिंग लाइक, उसके लिए परस्यू कर रहे हैं। सेज अ स्टडी टू कैट इंस्टीट्यूट यूएस थिंक बेस्ट एंड डेटा फ्रॉम द यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एडमिनिस्टर द वीजा प्रोसेस। अब देखिए, कोई यहाँ पर एजेंसी है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कि कैटो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, ये अप्लाई करता है समथिंग लाइक, ये इस तरह की चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा होता है उसकी बात कर रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको रिलेट करने की बात करेगा। तो याद रखिएगा इसको अगले क्वेश्चन में। उसके बाद लाइन कह रहा है, स्किल इंडियन वर्कर्स मेकअप 75% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिया जा रहा है। And they face a wait for as many as 9 decades if they could fall and remain in the line as super cut off. इनका कहना स्टेटमेंट है, yes, the Indian EB2 professional and EB3 skilled workers backlog is the longest after hundreds and thousands of skilled employers of US business with advanced or bachelor's degrees. ठीक है, ये नंबर बता रहा है कि सबसे ज्यादा है। All in the current EB2 and EB3 backlog applied for 2009 as per the Cato, the share of Indian applicants or employment with green cards plummeted from 91% to those applied in the 24% in 2019 and 20। देखिए, अगर मैंने कहा 91% से कोई डेटा मेरा 24% में जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे अगले वाले सेंटेंस में रिडक्शन देने की बात कर रहा होगा, तो पीछे वाले सेंटेंस में रिड्यूस करने का कोई वर्ड होगा, तभी तो वो रिडक्शन की बात करेगा। तो यहाँ पर प्लीमेटेड का मतलब समझिएगा, यहाँ पर बोल्ड किया गया। तो बोल्ड किए गए अक्सर शब्द आपके कैसे होते हैं किसी चीज की मीनिंग को बताने के लिए। तो प्लीमेटेड का मतलब अगर मैं लिटरली बोलूं तो यहाँ पर किसी चीज को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, क्योंकि पीछे वाले पैराग्राफ या पीछे वाले सेंटेंस में जो मेरा डेटा यहाँ पर 91% का दिया हुआ, वो घट के कितना हो जा रहा है, वो घट के 24% के आसपास हो रहा है। दिस मीन्स दैट 75% ऑफ द रीसेंट इंडियन एप्लीकेंट्स मे नॉट गेट अ कार्ड्स, राइट, ग्रीन कार्ड उसे नहीं मिल सकता है। तो ये कहने वाली बात है। अब इसमें से आप डिराइव क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर 100% का होता है, कोई भी चीज अगर 100% का होता है और 75 का अगर है, तो बाकी कितनों को नहीं होगा, वो आपके आपने सामने आंकड़ा देख सकता है 25% के आसपास। तो ये हम डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर दिए गए पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में। अब आगे देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। अब समझने वाली बात है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। क्या कर रहा है यहाँ पर लाइन, ट्रंप इज यूजिंग कोरोना वायरस फॉर प्रोमोटिंग एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, राइट, वहां पर पैराग्राफ में ऐसा कुछ दे नहीं रहा। हाँ, यहां पर मैं सीधे कहूं कि अगर 75% वहां पर अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली 25% के पास ये चीज हम डिराइव कर सकते हैं। तो मेरा जो बी ऑप्शन है डिराइव किया गया 100 में से 75 को घटाने के बाद 25%, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंस। तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जा सकता है। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन पैसेज, नो डाउट यहाँ पर एक वर्तमान की दशा को दर्शाया जा रहा है, कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, वो रिफॉर्मेटिव की तो बात ही नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली दिया गया पैराग्राफ यूएस के वीजा के ऊपर डिस्क्राइब कर रहा है समथिंग लाइक। उसके बाद आपने देखा मैंने वहां पर एक वर्ड दिए हुए थे, रिलेट, समथिंग लाइक रिलेट कराने वाले। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको वहां पर रिलेट कराने के लिए ऑप्शन विच का इस्तेमाल होगा। व्हाट इज द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड विच, मैंने बताया कि प्लूमेटेड एक वर्ड है, तो वहां पर उसके सामने डेटा एक तरफ से पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो उसके डेटा में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो वहां पर कोई चीज कम करने के कंटेक्स्ट में ना, रिड्यूस करने के कंटेक्स्ट में ना, वहां पे क्या होगा, प्लूमेटेड वर्ड का यूज होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट flip the side of learning with DNA, right? Flip the side of learning with DNA. I hope you all must have enjoyed the session of DNA, right? So every day now we are planning कि every day we are putting on board the new features of slide as well. तो आने वाले सेशन में हो सकता है और भी आपको आर्टिकल बड़े दमदार मिले। तो keep watching, keep sharing, keep caring। अल्टीमेटली ये लॉकडाउन ने आपको अनलॉक करना है, तो आपको सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर, अगर अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है, तो सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब भी कोई नया वीडियोस आए ना, तो आपको नोटिफाई हो सके। हमारे सेशन से जुड़ने के लिए आप डीएनए फॉर इंग्लिश में आ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको कई बार जो भी चीजें होंगी, या तो अनअकैडमी पे हो या तो फिर डीएनए पे हो, आपको बराबर रेगुलरली अपडेट मिलते रहेगा। सो दैट्स ऑल। There are some questions, answers for this particular questions, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस में हमने क्या लिया, देख सकते हैं। ऑप्शन ए कैन नॉट बी इन्फर्ड, जैसा मैंने बताया आपको, ऑप्शन बी कैन बी इन्फर्ड,
है ना, तो बी हमारा ऑप्शन वहां पे दे रहा था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी आपका दे रहा है वहां पर विच की बात की जा रही थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।